नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जीआईबी से रिलेटेड यूनिट वाइज वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीआईबी के पेपर 3 की यूनिट 17, जिसका नाम है लॉज रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज़ एंड मोड्स ऑफ चार्जेस 2। इसका जो फर्स्ट पार्ट था यानी कि यूनिट 16, उसमें हमने डिस्कस किया था मॉर्गेज के बारे में, और इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे प्लेज क्या होती है, हाइपोथिकेशन क्या होती है, दोनों के सारी डिटेल्स हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। प्लेज जो है सेक्शन 172 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्लेज की डेफिनेशन दी गई है, लेकिन इसकी लीगल डेफिनेशन पे जाने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि प्लेज आखिर क्या होती है। साथियों, जैसे हमने देखा था कि जब भी कोई बोरोवर बैंक के पास लोन लेने जाता है तो बैंक उससे सिक्योरिटी मांगता है, क्योंकि बैंक सिक्योर्ड लोन देना पसंद करते हैं। और सिक्योर्ड लोन लेने के केस में सिक्योरिटी जब बोरोवर देता है तो उसमें दो तरह की मेनली जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको ब्रॉडली दो तरह से क्लासीफाई हम कर सकते हैं। या तो वो इमूवेबल हो सकती हैं या मूवेबल हो सकती हैं। तो इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती हैं, आईपीज़ जिन्हें हम कैसे हैं, शॉर्ट में आईपी कहते हैं। तो आईपी के केस में हमने देखा था, वहाँ पे जब सिक्योरिटी क्रिएट होती है तो वहाँ पे मॉर्गेज किया जाता है बैंक के फेवर में। और मॉर्गेज की सारी डिटेल्स, कितनी तरह की मॉर्गेज होती हैं, ये सारी जो है हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और जो मूवेबल एसेट जो होते हैं, अब जो मूवेबल एसेट बचे, अगर उनको सिक्योरिटाइज करना है बैंक के फेवर में, उनके ऊपर चार्ज क्रिएट करना है, तो वो दो तरह से किया जा सकता है मूवेबल एसेट में। या तो उनका प्लेज किया जाएगा, या तो प्लेज होगा वहाँ पे, या फिर हाइपोथिकेशन होगा। अब दोनों में मेनली कुछ जगह हम प्लेज करते हैं, बैंकर्स प्लेज करते हैं, कुछ जगह हाइपोथिकेट करते हैं। बेसिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस दोनों में है कि प्लेज में और हाइपोथिकेशन में, तो प्लेज जब किया जाता है तो सिक्योरिटी जो है वो पोजीशन उसके ऊपर बैंक का होता है, यानी कि बैंक की कस्टडी में वो चीज़ रहेगी। जहाँ पे जो लेंडर है उसकी कस्टडी में सिक्योरिटी आ जाती है, पोजीशन उसका हो जाता है, उस केस में वो प्लेज हो जाती है। और जहाँ पे पोजीशन जो है वो बोरोवर का ही रहता है, उस केस में वो हाइपोथिकेट होती है। जैसे एक एग्जांपल कॉमन है, गोल्ड के केस में प्लेज की जाता है। जब गोल्ड के अगेंस्ट में लोन दिया जाता है तो चाहे आप गोल्ड लोन जो है बैंक से लिया जाए या कोई और संस्था अगर गोल्ड के अगेंस्ट कोई लोन देती है, विभिन्न कोई प्राइवेट पर्सन ज्वेलर भी अगर गोल्ड के अगेंस्ट लोन देता है तो वो गोल्ड जो है वो अपने पास रख लेता है। और हाइपोथिकेशन का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कार लोन या व्हीकल लोन जो होते हैं, उसमें पोजीशन जो है वो बोरोवर के पास ही रहता है। गाड़ी बैंक नहीं चलाता, गाड़ी जो है उस पर्सन के पास ही रहती है जिसने लोन लिया है, वही चलाता है। और लेकिन ये जो है हाइपोथिकेट हो जाती है बैंक के नाम पे। तो अब हमने ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग प्लेज की और हाइपोथिकेशन की ले ली है, और अब चलते हैं इसकी लीगल डेफिनेशन। प्लेज से शुरू करते हैं, क्या होती है। एज पर सेक्शन 172 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्लेज मीन्स बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग अ पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो प्लेज का मतलब है कि बेलमेंट ऑफ गुड्स इसमें होगा। किस लिए होगा, यानी कि इसकी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, प्लेज कब माना जाएगा, जिसमें बेलमेंट ऑफ गुड्स हो रहा हो। किस लिए हो रहा हो, पर्पज़ क्या है उसका, सिक्योरिंग अ पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो कोई डेप्ट है उसको सिक्योर करने के लिए, या कोई प्रॉमिस है, कोई लाइबिलिटी है उसको फुलफिल करने के लिए अगर बेलमेंट हो रहा है गुड्स का, तो उसको हम प्लेज कहेंगे। और जो पर्सन जिसकी जो गुड्स हैं वो बेल की जा रही हैं, बेल्ड की जा रही हैं, यानी कि जो बोरोवर है उसको हम पॉनर कहेंगे। तो बोरोवर जो है वो पॉनर हो जाएगा, उसकी गुड्स जो हैं वो बेल्ड की जा रही हैं। पॉनी वो पर्सन होगा या इंस्टीट्यूशन होगा जो कि अपनी गुड्स जो है सिक्योरिटी में ले रहा है। तो बैंक पॉनी हो जाएगा, बोरोवर जो है वो पॉनर हो जाएगा। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज रिटेन्ड बाय पॉनर वाइल पोजीशन इज विद पॉनी और लेंडर। तो ओनरशिप जो है वो उसी पर्सन के पास रहेगी, यानी कि बोरोवर के पास रहेगी, लेकिन पोजीशन जो है वो लेंडर का रहेगा, यानी कि पोजीशन जो है वो बैंक का रहेगा। और उसकी जो ओनरशिप राइट जो है, वो ओनरशिप जो है वो उस पर्सन की ही रहेगी।
अब इसमें प्लेज के केस में साथियों क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है, कई केसेस में गुड्स जो हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हैंड ओवर कर दी जाती हैं। जैसे कि गोल्ड का हमने एग्जांपल लिया था कि गोल्ड उसमें दे दिया जाता है, और गोल्ड जो है सेफ़ कस्टडी में जब जब बैंकर की कस्टडी में आ जाता है तो बैंकर उसको, एक नॉर्मली प्रैक्टिस है कि कपड़े के बैग में एक रख के और लॉक एंड की में रखे जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग रूम में नॉर्मली रखा जाता है। तो एक वो हो गया, लेकिन दूसरे कई बेलमेंट के तरीके हैं, जैसे कि गोडाउन में अगर सामान है, कुछ बोरे हैं, कोई स्टॉक है लगा हुआ गोडाउन में, तो गोडाउन की अगर कीज़ हैंड ओवर कर दी जाती हैं तो वो भी प्लेज के में ही आ जाता है। और साथ ही ऐसा भी कई बार होता है कि जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो टाइटल ऑफ गुड्स जिनमें जिनके हैं, जैसे कि रेलवे रिसिप्ट है या बिल ऑफ लेडिंग है, तो ये जो है लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, इससे टाइटल ट्रांसफ़र हो जाता है बेसिकली। तो टाइटल जो गुड्स के जो हैं, वो उनके जो पेपर हैं वो अगर हैंड ओवर किए जाते हैं, या वो अगर बैंकर की कस्टडी में आ जाते हैं, दिए जाते हैं बैंकर को, तो वो भी बेलमेंट उसमें प्लेज में ही आएंगे, प्लेज में ही उनको माना जाएगा। पोजेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेज, प्लेज इज़ लॉस्ट इफ़ पोजेशन इज़ लॉस्ट। तो साथियों, पोजेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, अगर पोजेशन नहीं है तो उसको प्लेज नहीं माना जाएगा। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, द पॉनी कैन सेल द गुड्स प्लेज्ड आफ्टर नोटिस और रिटेन द गुड्स एंड फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ डेब्ट। तो प्लेज के केस में क्या होता है, क्योंकि जो गुड्स हैं वो ऑलरेडी जो लेंडर है या बैंक है उसकी कस्टडी में ही है, उसके पास ही है, उसके पोजीशन में है, तो अगर जो उसके पास ऑप्शन रहता है कि अगर जो उसका टाइम पे अगर पेमेंट जो है डेब्ट का, लोन का अगर पेमेंट नहीं होता है, तो जो प्लेस्ड गुड हैं उनके अगेंस्ट में जो है लेंडर नोटिस जारी करने के बाद उनको सेल कर सकता है, या फिर एक रिकवरी के लिए सूट फाइल भी कर सकता है। अ वैलिड प्लेज कैन बी क्रिएटेड बाय ओनर ऑफ गुड्स और अ मर्चेंडाइल एजेंट। तो ओनर ऑफ गुड या मर्चेंटाइल एजेंट जो हैं वो वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकते हैं। जनरल एग्जांपल जो हैं, गोल्ड, ज्वेलरी, लोन, एडवांस अगेंस्ट गुड्स, स्टॉक, एडवांस अगेंस्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इन सभी के अगेंस्ट में प्लेज जो है वो किया जा सकता है। नॉर्मली साथियों, जहाँ पे वही बात है, दोनों ही केस में, प्लेज या हाइपोथिकेशन के केस में, मूवेबल एसेट की ही हम बात कर रहे हैं। अगर एसेट जो है वो पोजीशन में आ जाते हैं बैंक के, तो वहाँ पे प्लेज होती है, जहाँ पे पोजीशन नहीं है वहाँ पे मॉर्गेज, वहाँ पे हाइपोथिकेशन होता है। तो गोल्ड के केस में, या फिर गुड्स या स्टॉक अगर गोडाउन में रखे हुए हैं और उसका ताला चाबी जो है, उसकी चाबियाँ जो हैं वो कीज़ जो हैं वो बैंकर के हाथ में हैंड ओवर कर दी जाती हैं, तो वो प्लेज है उस केस में। या फिर एनएससी वगैरह, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह रख के और बैंक लोन देते हैं, तो वो भी प्लेज के अंडर में आते हैं। अब देखते हैं हाइपोथिकेशन साथियों क्या होता है। तो हाइपोथिकेशन की जो प्रॉपर डेफिनीशन जो है वो पहले नहीं दी हुई थी। एक सरफेसी एक्ट जब 2002 में आया तब इसकी प्रॉपर डेफिनीशन जो है, लीगल डेफिनीशन आई है। इसमें सरफेसी एक्ट 2002 कहता है कि हाइपोथिकेशन मीन्स अ चार्ज इन और अपॉन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर क्रिएटेड बाई अ बोरोअर इन फेवर ऑफ अ सिक्योर्ड क्रेडिटर विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन। तो सरफेसी एक्ट के हिसाब से अब हाइपोथिकेशन मीन्स चार्ज इन और अपॉन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हुआ है, एग्जिस्टिंग या फ्यूचर, अभी एग्जिस्ट करती है वो प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, वो एसेट्स जो हैं वो क्रिएट होंगे, जो फ्यूचर एसेट्स क्रिएट होंगे वो भी इसमें परव्यू में आ रहे हैं। क्रिएटेड बाई अ बोरोअर इन फेवर ऑफ अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो जो चार्ज है वो बोरोवर क्रिएट कर रहा है किसके फेवर में, सिक्योर्ड क्रेडिटर के फेवर में, जो लेंडर है उसका, जिसने उसको लोन दिया है उसके फेवर में चार्ज क्रिएट कर रहा है विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन, पोजेशन की डिलीवरी नहीं कर रहा है, यानी कि पोजेशन जो है वो बोरोवर के पास ही रहेगा, लेंडर के पास गुड्स का पोजेशन नहीं जाएगा। और इसको हम बेसिकली आसान भाषा में मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कह देते हैं। मॉर्गेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन, क्योंकि मॉर्गेज के केस में भी पोजीशन जो है वो बोरोवर के पास ही रहता है, बैंक के पास पोजीशन नहीं आता है। और जब डिफ़ॉल्ट होता है इन केस में, जो हाइपोथिकेशन के केस में अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो पहले लेंडर को अपने पोजीशन जो है वो अपने पास लेना पड़ेगा, उसके बाद में सिक्योरिटी को सेल करके वो अपने ड्यूज़ जो हैं वो रिकवर कर दे। जैसे कि अगर कोई गाड़ी है, कार लोन अगर मान लीजिए किसी बोरोवर ने लिया है बैंक से,
और कार बैंक के नाम में हाइपोथिकेट की जाती है, व्हीकल जो है हाइपोथिकेट होते हैं, तो अगर उसकी किस्तें अगर समय पे बोरोवर नहीं देते हैं, लोन डिफ़ॉल्ट होता है, उस केस में पहले बैंक को उस गाड़ी को अपने जो है अपनी कस्टडी में, अपने पोजीशन में लेना होगा। उसके बाद ही वो उसको ऑक्शन करके, नीलामी करके उसकी, और जो जो पैसे आएंगे उससे अपना डेप्ट जो है वो सेटल करेंगे, अपने ड्यूज़ जो हैं बैंक वो सेटल करेंगे। हाइपोथिकेशन साथियों स्टॉक्स के अगेंस्ट में किया जाता है, डेप्टर के अगेंस्ट में किया जाता है। इससे बहुत कॉमन है, जो सीसी जो दी जाती हैं नॉर्मली, जो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स दी जाती हैं, वो स्टॉक उसमें हाइपोथिकेट किया जाता है। साथ ही स्टॉक और बुक डेप्ट दोनों ही नॉर्मली किए जाते हैं, कि जो स्टॉक अवेलेबल है, यानी कि फिनिश्ड गुड्स हैं, रॉ मटेरियल है, या अंडर प्रोसेस जो गुड्स होती हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। और जो डेप्टर्स हैं उस फर्म के, यानी कि या तो मान लीजिए कोई बिज़नेस कर रहा है, तो या तो उसके पास गुड्स होंगी, या उनने गुड्स अगर सेल कर दी हैं और पेमेंट अभी नहीं आया है उसके पास, तो उसके पास उसकी जो बुक्स हैं उनमें डेप्टर्स की एंट्री होगी, कि जिन्होंने सामान उससे ख़रीदा है, जिन्हें उसका पेमेंट देना है। तो हाइपोथिकेशन के केस में स्टॉक, डेप्टर्स, ये व्हीकल्स, ये सब आ जाते हैं। इन सभी केसेस में हाइपोथिकेशन होता है। और बैंकर को इंश्योर करना होता है कि ऐसा तो नहीं है कि वो पर्सन, मान लीजिए वही गुड्स हैं उसकी, तो वो एक हमारे बैंक से भी हाइपोथिकेशन की एंजॉय कर रहा है, और कहीं और से भी उनने ऑलरेडी वही गुड्स जो हैं वो हाइपोथिकेट करा रखी हैं। तो ये बैंकर को इंश्योर करना होता है। साथ ही पीरियोडिक इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो स्टॉक इंस्पेक्शन जो होता है, स्टॉक रिपोर्ट वगैरह की जाती है, स्टॉक ऑडिट भी होता है बड़े लोन्स में, और जो है स्टॉक स्टेटमेंट ली जाती है कि कितने स्टॉक्स अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से ही नॉर्मली जो बैंक हैं स्टॉक के हिसाब से ही उसकी लिमिट जो है वो सेट करते हैं कि वर्किंग कैपिटल लिमिट कितनी दी जाएगी। अब बैंकर्स लियन देखते हैं साथियों। बैंकर्स लियन क्या होता है, पहले भी हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। बैंकर्स लियन इज अ राइट ऑफ अ क्रेडिटर टू रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटीज ओन्ड बाय द डेप्टर अंटिल द डेप्ट हैज़ बीन पेड। तो लियन जो है ये बैंकर का राइट है। बैंकर्स लियन जो होता है, बैंकर का राइट होता है कि वो अपने पास जो गुड्स हैं उनको रिटेन करके रखे, जब तक कि जो डेप्ट है वो डेप्टर के द्वारा, यानी कि जो बोरोवर है वो लोन पूरा चुका नहीं देता, लोन और इंटरेस्ट पूरा चुका नहीं देता। और बैंकर का लियन जो होता है वो इम्प्लाइड प्लेज होता है। बैंकर्स लियन इज़ एन इम्प्लाइड प्लेज। बैंकर के पास जो है गुड्स सेल करने का राइट आ जाता है जब ये इसके पोजीशन में हो, गुड्स जो है वो इसके बैंकर के पोजीशन में हो, और वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस के केस में पोजीशन में आई हो, और उसका डेप्ट जो है वो ड्यू हो, यानी कि किस्त बोरोवर ने नहीं दी है, बोरोवर के कोई गुड्स हैं जो बैंकर के पोजीशन में है, और नॉर्मल बैंकिंग कोर्स में वो गुड्स उसके पोजीशन में आई हैं। ऐसा नहीं है कि नेग्लिजेंटली अगर कोई बोरोवर कोई सामान छोड़ जाता है, मान लीजिए कोई बोरोवर है, उसकी किस्त ड्यू है और वो आपकी ब्रांच में आया और गलती से उसका अगर बैग छूट गया, कोई सामान कीमती छूट गया, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको लेके उसको बेच के उसके लोन एडजस्ट करेंगे। वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस में नहीं गिना जाएगा। नॉर्मल कोर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस में जो चीज़ें बैंकर के पोजीशन में है, और अगर बोरोवर का लोन ओवर ड्यू है, तो उस केस में बैंकर को राइट होता है कि वो सामान को बेच के, गुड्स को सेल करके, और जो अर्निंग होगी उससे लोन जो है वो ड्यूज़ जो हैं वो एडजस्ट करें। तो ये बैंकर्स लियन होता है। सेट ऑफ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं साथियों। राइट टू सेट ऑफ होता है बैंकर के पास में, कि अगर एक बोरोवर है उसका कोई अकाउंट डेबिट बैलेंस में है और दूसरा अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस में है, तो बैंकर अपना राइट, अगर वो सेम कैपेसिटी में है, तो बैंकर अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है, यानी कि जो सेविंग अकाउंट है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है, उससे पैसा लेके और उसके डेबिट बैलेंस को, अगर कोई ओवर ड्यू बैलेंस जो है डेबिट अकाउंट में, क्रेडिट लोन में, उसको एडजस्ट कर सकता है। अब ये किस किस केस में किया जा सकता है सेट ऑफ, कहाँ पे नहीं किया जा सकता है, ये सब हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी, पेपर 1 के वीडियोस में बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं सारा कुछ रिपीट नहीं करूँगा साथियों। सेट ऑफ को शॉर्ट में इतना ही है कि जो क्रेडिट अकाउंट है उससे उसके डेबिट अकाउंट को सेटल करना, यही सेट ऑफ है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। हमने इसमें हाइपोथिकेशन देखा है, इसमें प्लेज देखा है, दोनों ही मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में किए जाते हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस था ये जाना। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया वो साथियों, तो ज़रूर इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ।
जो जीआईबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।